जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीलॉग में दो मौज़ूआत को डिस्कस करना है। रात एक फैसला जारी किया है काजी फाइज ईसा ने। ये बहुत ही दिलचस्प फैसला है और इसमें वो जो अपनी कंटिन्यूटी को यकीनी बनाना चाहते हैं किसी भी तरीके से कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, उस हवाले से एक ख़ास तरकीब इस्तेमाल की है, ख़ास हिकमत अमली अपनाई है जो कि बड़ी मुनफरद भी है और बड़ी मज़हका खेज़ भी। वो क्या है उसको तफसील से डिस्कस करते हैं। दूसरी बात ये, दूसरा मौजू ये कि क्या जो हाफिज जनरल आसिम मुनीर और शरीफ फैमिली करने जा रही है आइन के साथ, एक नई अदालत कायम करने जा रही है, क्या ये बनने वाली नई अदालत जिसको आईनी अदालत कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होगी या सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी अदालत रहेगी? क्या अगर इस आईनी तरमीम में ये करार दे दिया जाए कि इन इन मौजूआत पे जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती, तो क्या वाकयातन सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस सुनने से रुक जाएगी? नजीरें क्या कहती हैं, माजी के वाकयात क्या कहते हैं, इस सिलसिले में होगा क्या? क्या जो इस वक्त अदालत बनने जा रही है, हुक्मरान इत्तेहाद ये समझता है कि वो उसको सबसे बड़ी अदालत बना लेंगे, सबसे ताकतवर अदालत? क्या ये मुमकिन है? यानी कि वो आइन की माहियत ही तब्दील कर देंगे, रियासत का पूरा स्ट्रक्चर ही तब्दील करने जा रहे हैं? क्या ऐसा मांगे तांगे के अरकान के साथ 63A पे पहले फैसला करवा के लोगों की टांगे बाजू तोड़ के मेंबरान को असम्बली में ला के ऐसा किया जा सकता है? क्या ये एक दस्तूरसार असम्बली है? ये दो मौजूआत हैं जिनके ऊपर बात करते हैं नाज़रीन। बलोचिस्तान असम्बली की एक नशिस्त का, एक हल्के का एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जेर समात था। ये एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हतमी फैसले के खिलाफ अपील थी। इसमें मसला बहुत सादा था कि जो हारने वाला कैंडिडेट है वो पटिशन लेके आया हुआ था और उसका मौकफ ये था कि उसका जो वोट काउंट है, जो उसको नतीजा दिया गया है, वो मुख्तलिफ है उस नतीजे से जो कि उसके पास फार्म 45 ओरिजिनल मौजूद हैं, कार्बन कापी ओरिजिनल की, जो ओरिजिनल फार्म 45 मौजूद हैं, जो कि मौके पे जब इलेक्शन खत्म हुआ तो तमाम सियासी जमातों के जो पोलिंग एजेंट होते हैं और जो प्रिजाइडिंग अफीसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफीसर और जो पोलिंग स्टाफ यानी कि पूरा होता है, उसकी मौजूदगी में जो तैयार किए गए जो फार्म 45 उससे मुख्तलिफ है। ये उनकी पिटीशन थी। इसमें काजी फायजिस्ता ने एक बड़ा ही दिलचस्प फैसला दिया है और वो फैसला ये है कि जो वोट काउंट हैं, अगर रिकाउंटिंग का प्रोसेस हुआ है एक कानून में दिए हुए तरीकाकार के मुताबिक और उसमें जो वोटिंग की काउंटिंग हुई है, जो बैलेट जो थैले थे वोटों वाले, उनमें से जो वोट निकले हैं, अगर वो वोट जिनका जो नंबर बनता है वो ज्यादा है तो वो ज्यादा है, चाहे फॉर्म 45 में कुछ भी लिखा हुआ है। ये मामला क्या है, इसकी गहराई में जाने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में आपके सामने रखता हूं कि नाजरीन, जब पोलिंग होती है तो एक कौमी असम्बली के हल्के में बहुत सारे पोलिंग स्टेशन होते हैं। इन पोलिंग स्टेशन पे फर्ज करें कौमी असम्बली के हल्के में औसतन आप कह लें 300 पोलिंग स्टेशन होते हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे हर पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश करती है कि उनका एक पोलिंग एजेंट भी हो, यानी कि पोलिंग स्टाफ तो होता है, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक दूसरा उसके साथ हेल्पर होता है, कोई 2 4 5 लोगों का स्टाफ होता है। उसके अलावा हर सियासी जमात का एक जो है पोलिंग एजेंट आ जाता है, सिक्योरिटी के लोग इसके अलावा होते हैं, ये अमला होता है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर नाज़रीन एक पोलिंग लिस्ट होती है। मैं आपको ये बार बार बताता हूं कि जब तक पोलिंग लिस्टें जो थी ये कंप्यूटराइज नहीं हुई थी, नादरा के आने से पहले जब ये कंप्यूटराइज हुए, सारे निजाम डिजिटलाइज हुए पिछली 2 3 दहाइयों में, तो उससे पहले एक बड़ा मसला होता था कि एक बंदा अपना वोट 3 3 4 4 जगहों पे रजिस्टर्ड करवा लेता था और हर जगह पे डाल के आता था। हर बंदा नहीं करता था, जो खास लोग इस काम के लिए सियासी जमातों ने रखे होते थे। तो ये एक बड़ा आसान तरीका था 2 नंबरी का, लेकिन ये तरीका मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया जब से डिजिटलाइज्ड वोटिंग लिस्टें बनी, कंप्यूटराइज्ड वोटिंग लिस्टें बनी, क्योंकि उनमें डुप्लीकेशन, वोटों का डबल हो जाना मुमकिन नहीं था। तो होता यह है कि किसी एक पोलिंग स्टेशन पे जब पोलिंग का अमल शुरू होता है और कोई बाहर से बंदा वोट डालने के लिए आता है, तो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी, जो पोलिंग लिस्ट होती है वो तो सबके पास सेम होती है, सारे पोलिंग एजेंट्स के पास भी होती है, तो वो उसका नाम काट देता है। किसी एक पोलिंग स्टेशन पे नाज़रीन औसतन 2 से 3 हजार वोट रजिस्टर होते हैं, कम भी हो सकते हैं, औसतन बता रहा हूं 2000। तो टोटल वोट जितने हैं वो सबको पता होता है, यानी कि एट द एंड
जो काउंटिंग होनी है उस टोटल वोट से ज्यादा वोट तो नहीं पड़ सकते ना। लेकिन एक बुनियादी आपके सामने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये बात की कि उसमें 2-3 हजार 2,000 वोट अगर होते हैं तो अमूमन 50-60%, 40-50-60% टर्न आउट होता है, यानी कि तकरीबन आधे लोग आके वोट डालते हैं। 1,000-1,200 के करीब औसतन ज्यादातर कहानी यही होती है कि 1,000-1,200 के करीब वोट डलते हैं। तो जो बंदा भी बाहर से आता है उसका नाम काट दिया जाता है, वो नाम कटते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है, सुबह 8 बजे से शुरू होकर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 बजे पोलिंग जो है खत्म होना होती है। तो उस वक्त तक पोलिंग खत्म होते होते आखिरी घंटे तक सबको पता होता है टोटल वोट कितने पड़े हैं। जो पोलिंग का स्टाफ बैठा होता है ना, जो पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, उनको सब पता होता है कि टोटल कितने। इसीलिए इलेक्शन का प्रोसेस इस तरह का है, लॉक और जो कवानीन बनाए गए इलेक्शन के करने के लिए वो इस तरह के हैं कि बहुत ही क्लियरली वजाहत के साथ वो बयान करते हैं कौन कौन सा स्टेप कैसे होगा। और सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो पोलिंग स्टाफ की होती है, और उनके सामने ही वो जो पोलिंग बैग्स होते हैं, वो जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर वोटर वोट डालते हैं, उनके सामने वो खुलते हैं, उनकी सील खुलती है, उनके सामने वोट निकाले जाते हैं, उनके सामने गिनती होती है, वोटों की गिनती होती है। अब वो जो वोटों की गिनती किस उम्मीदवार को कितने पड़े हैं नाज़रीन, जितना भी इंसान कोशिश करे मैनुअल तरीकेकार में 2-3 वोटों का ऊपर नीचे होना, इसका एक शायबा एक इम्कान हो सकता है, इससे ज्यादा यकीनी तौर पे नहीं होता अगर बदयांती बीच में अमल उसमें शामिल ना हो। अब जब ये वोटिंग काउंट मुकम्मल हो जाता है तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में एक फॉर्म 45 बनाता है। वो जो फॉर्म 45 बनाता है उसमें तमाम उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं, उनके आगे उनके वोट लिखे होते हैं, सबके सामने गिनती हुई होती है, सब साइन करते हैं या कुछ लोग साइन नहीं भी करते, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर तैयार होता है और वो उसकी कॉपी जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो हासिल करते हैं। अब 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ नाजरीन, ये मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या किया काजी फाइज ईसा ने, क्या ट्रिक क्या खेला है, उस तरफ बात लेके आ रहा हूं। पहले आपको ये बैकग्राउंड कंप्लीट कर दूं कि 2024 में क्या हुआ कि अमूमी तौर पे पहले भी जो फौज या एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है वो इलेक्शन के अमल पे असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। उनकी कोशिश सिर्फ यही होती थी कि जो मकबूल जमात है उसकी अक्सरियत को कम किया जाए, कहीं इतनी ज्यादा अक्सरियत लेके असम्बली में कोई आ जाए तो हमारे मत्थे लगेंगे, आके हमें चैलेंज करेंगे, हमारी अथॉरिटी को, हमारी ताकत को चैलेंज करेंगे। इससे ज्यादा वैसे एस्टेब्लिशमेंट का कोई मकसद होता भी नहीं है। तो इस मर्तबा इतना ज्यादा प्रोपेगंडा की गेम जो थी, मीडिया हाउसेस कंट्रोल में थे शरीफ फैमिली के, PMLN के, तो प्रोपेगंडा ये किया गया कि जो PTI है, इमरान खान की सियासी जमात, ये बहुत ही गैर मकबूल है, 1-2 फैसले इनके खिलाफ आ जाए तो इनकी गेम खत्म हो गई ना। तो इस चीज को लेके, इस चीज को सोच के जो जिन्होंने इलेक्शन मैनेज करना था उन्होंने इलेक्शन मैनेज ही नहीं किया, और इलेक्शन ज्यादातर जगहों पे होने दिया प्रॉपर प्रोसेस के तहत। अब वो जो प्रोसेस हुआ उसके तहत ये जितनी कहानी मैंने सुनाई है आपको पोलिंग स्टेशनों पे पोल काउंट की, वोट काउंट की और फॉर्म 45 बनने की, वो सबके सामने तैयार हो गए। जब तैयार हुए और वो फॉर्म 45 आगे मुतलका हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर, यानी कि जो कि पूरे हल्के का इंचार्ज होता है, तमाम पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस रिटर्निंग ऑफिसर तक अपने नताइज फॉर्म 45 जब दिए और एक फॉर्म 47 बनने का प्रोसेस बनने लगा, तो पता लगा कि ये तो जो हुक्मरान जमात बनने जाना चाहिए जिसको, नून लीग को, वो तो हर तरह के मामले से बाहर होती चली जा रही है, हर चीज हार रही है। तो उस वक्त तकरीबन रात के 12 बज चुके थे, नताइज तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे, फौज जो है वो बाहर निकली और पोलिंग स्टेशनों पे आई, पोलिंग स्टेशनों का मुहासरा किया गया, कंट्रोल में ले लिया गया, और उसके बाद जो है बगैर फॉर्म 45 तब्दील किए फॉर्म 47 यानी कि हतमी फॉर्म जारी कर दिया गया। यानी कि अगर फॉर्म 45 को आप जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो मुख्तलिफ वोट बनेंगे, फॉर्म 47 पे मुख्तलिफ लिखे हुए थे। अब ये केस जो था, ये आप कह लें कि दर्जनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर ये सूरत हाल थी, खुसूसन पंजाब के अंदर। अब इसका मामला ये बना कि इस मामले को हल करने के लिए पूरे प्रोसेस को जो है ना वो सिक्रेसी के अंदर रख दिया गया, हर चीज बंद कर दी गई, इलेक्शन ऑफिस में जाना लोगों का बंद कर दिया गया, एक तरह से एक मिनी मार्शला नफद हो गया इलेक्शन ऑफिस के आसपास। और फिर साफ ज़ाहिर है जाली फॉर्म 45 बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन फॉर्म 45 वो जो उस दिन उस मौके पे जारी हुए थे, जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स लेके अपने घर जा चुके थे, वो तो मौजूद थे, और वो असल डॉक्यूमेंट था वोट की गिनती के हवाले से।
अब जब एस्टेब्लिशमेंट जो कि ताकतवर है, जो मुक्तदरा है, जिसके पास सारा इख्तियार है, सारा कंट्रोल है, लोगों की जिंदगियां जाने उनके कब्जे में है, वो कोई भी जो उनका हुक्म नहीं मानता वो अपनी जान से जाता है। इस सूरत हाल के अंदर साफ है कि अब जो नए फॉर्म 45 जारी हुए वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहा गया और ओपनली कहा गया हुआ है कि आपने ये वाले ऑन करने हैं। ऑन करने से मुराद अगर आपको कोई अदालत बुलाए, अगर आपको कोई ट्राइब्यूनल बुलाए तो आपने इसके ऊपर जाके करना है। अब इन्हीं सारे मामला को सामने रखते हुए एक पिटीशन तैयार की जा सकती थी सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाने के लिए। एक पिटीशन तैयार की गई और सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी हुई है वो पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट वो पिटीशन नहीं सुन रही जिसमें तमाम ये जो मसाइल हुए, जो कि एक आध हल्के में नहीं हुए, ओवरऑल मुल्क में हुए, उनके हल का रास्ता मांगा गया सुप्रीम कोर्ट में, जो कि रास्ता देना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फर्ज है। वो वाली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रही। अब सुप्रीम कोर्ट क्या सुन रही है और कल का जो फैसला आया ये क्या है और इसके अंदर काजी फाइज ईसा ने ट्रिक क्या खेला है। अब ये फैसला ये आया है कि ये मैं आपको बता देता हूं कि ये साहब कौन है। ये इनका नाम है, जो पिटिशनर हैं, जो हारे हैं यहां से, इनका नाम गुलाम रसूल है और जो वहां से जीते हैं उनका नाम मोहम्मद अकरम शाह है। ये बुनियादी तौर पे एक पीबी बलोचिस्तान का असम्बली का हल्का है, पीबी 14 नसीराबाद 2, यहाँ पे ये मुकाबला था। जो ये कर रहे हैं ये हार गए और इसमें इसके पैराज हैं इस जजमेंट के, इसके पैरा 7 में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिख रहे हैं जजमेंट, तो वो तरीकाकार एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो इलेक्शन एक्ट है, पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट, उसके सेक्शन 1990 के तहत, 90 के तहत जो है वो फॉर्म 45 बनता है। उसके सेक्शन 92 के तहत जो है वो फॉर्म 47 बनाता है रिटर्निंग ऑफिसर, और उसी लॉ के सेक्शन 98 के तहत जो है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नतीजा भेजता है। ये 3 सेक्शन जो है मुतलका रूल्स के नंबर्स के तहत जो है वजाहत की गई है। जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, वो इसका पैरा 8 है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। द बैलेट पेपर्स दैट आर कास्ट आर द डिटर्मिनेटिव फैक्टर व्हाट is recorded by the presiding officer of a returning officer in the requisite form is not the final determination of the vote count if the votes are ordered to be recounted। तो वो ये कह रहे हैं कि जो बैलेट पेपर्स निकलते हैं बैलेट वाले बैग्स में से, वो फाइनल डिटर्मिनेटिव फैक्टर होता है। ये चीफ जस्टिस का मौकफ है किसी भी हल्के के नतीजे के को हतमी तौर पे समझने के लिए, ना कि जो फॉर्म 45 के ऊपर लिखा होता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे वो कहते हैं कि विच इज डन द बैलेट पेपर्स विच आर कास्ट is the primary evidence of the election result to the said form attached a presumption of correctness until the ballot papers are ordered to be recounted। कि जो बैलेट पेपर्स होते हैं जो निकलते हैं बैलेट बैग्स के अंदर से, वही एक खत्मी जो है आपके पास एक सबूत या एक नतीजा होता है। इसी तरीके से इसके अगले पैरा में मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या बात है। जो पैरा 9 है उसमें वो कह रहे हैं कैंडिडेट मे रिक्वेस्ट फॉर रिकाउंटिंग ऑफ द वोट एंड इफ सच अ रिक्वेस्ट इज अलाउड the votes are recounted after issuance of the notice to all the candidates and recounting takes place in the presence of all those who elect to attend। अगर कोई नतीजे से मुतमिन ना हो, रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दे चुका है। रिकाउंटिंग सिर्फ रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स होती है और उसमें सिर्फ वोटों को गिना जाता है और जितने भी लोग मुतलका होते हैं इलेक्शन प्रोसेस के वो वहां पे आ सकते हैं। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन दिस रिगार्ड द एक्चुअल वोट्स विच वर कास्ट determine the controversy, however needless to state if the seal of the packets are found to be broken or tampered with, the sanctity of the votes therein stands compromised। This however is not the case of the appellant। अब यहां पे आके उन्होंने ट्रिक खेला है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कह वो ये रहे हैं पैरा 8 और पैरा 9 के अंदर कि अगर कोई कंट्रोवर्सी जनरेट होगी तो हम सिर्फ जो वोट काउंट हुआ है, वोट काउंट के हवाले से अगर कंट्रोवर्सी है तो जो पोलिंग बैग्स के अंदर से वोट निकलेंगे उन्हीं को काउंट किया जा सकता है। जो फॉर्म्स के ऊपर लिखा हुआ है उसको तो हम नहीं देख सकते। नाज़रीन, बड़ी सादा सी बात है। आप जो क्या होता है कि जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है और आपको पता होता है कि इलेक्शन पिटीशन आएगी, तो जो पोलिंग बैग्स होते हैं उनको स्टफ किया जाता है मजीद बैलेट पेपर्स के साथ, जीतने वाले उम्मीदवार को
जो नया फॉर्म 45 बनाया होता है जाली, उसके मुताबिक उसको वो कर दिया जाता है। आपको पता है कि सील करना कितना मुश्किल काम है, सील को दोबारा लगाना या टोटल नया बैग कर देना, उसके ऊपर नंबरिंग चेंज कर देना, हर चीज जो है वो मुमकिन हो सकती है गलत कारी के जरिए। लेकिन एक चीज हतमी एविडेंस होती है। हतमी एविडेंस क्या होती है? जो मौके के ऊपर हुआ, जो वकूआ जहां पे हुआ, जो वकूआ था उसका एक गवाह नहीं कई गवाह होते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये होती है कि जब वोट बढ़ाए जाते हैं तो जो टोटल कास्ट ऑफ वोट है उस पोलिंग स्टेशन पे वो भी सब जरा ऊपर नीचे हो जाता है। फिर जब आपने वोट बढ़ाने हैं, या तो आप ये करेंगे एक के बढ़ाएंगे तो दूसरे के कम करेंगे, टोटल को सेम रखेंगे, लेकिन हर जगह पे ये रखना मुमकिन नहीं होता। तो स्क्रूटनी क्या होती है? स्क्रूटनी यही होती है कि आप पोलिंग स्टेशन में सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे वोट थे कितने और कास्ट कितने हुए। तो जो बैलेट पेपर बॉक्सेस से निकल रहे हैं, बैलेट बैग से निकल रहे हैं, अगर वो ज्यादा है तो इसका मतलब है वो कंप्रोमाइज हुआ है, चाहे सील टूटी है या नहीं टूटी। काजी फायज ईसा सील के ऊपर खड़े हुए हैं। अरे भाई, सील का हर चीज हो सकती है। अब वो कह रहे हैं कि ये केस ही नहीं है पिटिशनर का ये केस नहीं है। भाई, पिटिशनर आपके सामने आया है ये लेकर कि फॉर्म 45 वो पेश कर रहा है कि ये ओरिजिनल फॉर्म 45 है, इसके अंदर मेरे वोट्स इतने लिखे हुए हैं, जबकि जो काउंटिंग में रिजल्ट आ रहा है, ये सबसे अहम फिक्र है इस बात का कि जो फॉर्म 45 है उसमें मेरे वोट ज्यादा हैं, जो रिजल्ट आ रहा है रिकाउंटिंग का उसमें मेरे वोट कम हैं, ये गलत किया गया है। अब यहां पे वो किस चीज को चैलेंज करे? वो कह तो रहा है, यही तो कह रहा है कि बैलेट स्टफ हुए हैं, और किस अंदाज में कहे, कितना खुल के वो ये बात करे कि बैलेट स्टफिंग हुई है, जो वोटिंग बैग्स हैं उनके अंदर वोट डाले गए हैं। यही तो वो कह रहा है कि जो फॉर्म 45 मैं आपको पेश कर रहा हूं उसके अंदर मेरे वोट ज्यादा हैं। एक बुनियादी सा पॉइंट है जिसको काजी साहब कह रहे हैं, क्योंकि उसने इस पॉइंट को चैलेंज नहीं किया कि जी जो पोलिंग बैग्स हैं उनकी सीलें टूटी हुई थी, तो इसलिए हम उस तरफ तो जा ही नहीं रहे, तो हम सिर्फ रिकाउंटिंग को देखेंगे। अरे भाई, रिकाउंटिंग को देखेंगे, ये एक आप केस के ऊपर स्पेसिफिक होके एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, जनरलाइज्ड एक इशू है, एक नेशनल इशू है, पूरे मुल्क से ये कंप्लेंट्स आई हैं, आपके सामने पिटीशन बनी हुई है। आपको चाहिए था आप एक बड़ा बेंच बना के उससे स्क्रूटनी करवा देते, अब तक मुकम्मल भी हो चुका होता, मुल्क को क्यास की तरफ धकेल दिया। लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए, वो फायदा जिसको आप इनकार करते रहे कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मैं कोई ओहदा नहीं ले रहा, अल्टीमेटली आपको मानना पड़ा कि आप सब कुछ जो भी कर रहे हैं वो एक ओहदा लेने के लिए कर रहे हैं, कंटिन्यूटी के लिए कर रहे हैं, और ओहदा ही आपका वाहिद जो मतमा नजर था पहले दिन से वही था। आपको जब जब रोकने की कोशिश की गई आप गलत कर रहे थे, लेकिन साफ जाहिर है इस मतमा नजर के तहत अब आप करने क्या जा रहे हैं, जो भी आप करने जा रहे हैं वो मुल्क और कौम के लिए और आइन के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। नाज़रीन, ये मज़का खेज फैसला सुनाया है काजी फायज ईसा ने, जिसके जरिए वो तमाम जितने भी ट्राइब्यूनल अब चल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पाबंद होंगे कि वो बिल्कुल भी ना देखें कि फॉर्म 45 पे क्या लिखा हुआ है, वो सिर्फ ये देखें कि वोट कितने निकले हैं। तो वोट तो पूरे हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने सारे मामले का अपनी तरफ से उन्होंने मामला को क्लोज करने की कोशिश की है। इलेक्शन से रिलेटेड बड़ी क्लियर बात है कि जो भी धांधली जोर जबरदस्ती की गई है उसके खिलाफ सबसे बड़ा एविडेंस वकूआ है। वकूआ कहते हैं फॉर्म 45 को, जो कि तमाम सियासी जमातों, आप सिर्फ इतना कह देते कि ये जितने 10-12 पोलिंग स्टेशन के वो लेके आए थे फॉर्म 45, वहां पे जो स्टाफ था और जो बाकी पार्टियों के लोग थे उनको मंगवा लेते, उनसे पूछ लेते क्या उनके पास सेम फॉर्म 45 थे। अगर सेम होते तो मसला हल हो जाता, अगर ना होते तो ये बंदा झूठा साबित हो जाता। लेकिन आपने वो काम किया जो ISI ने पूरा एक इंतजाम कर लिया था, उसके मुताबिक आपने फैसला सुना दिया। नाज़रीन, आगे चलते हैं। हुक्मरान जमात कोशिश कर रही है आइन में तरमीम करके एक नई आईनी अदालत बनाने की, और ये तासुर दिया जा रहा है कि ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होगी, यानी कि जो भी मामला आइन से रिलेटेड होगा, आइन की तशरीह से रिलेटेड होगा, वो इसके अंदर आएगा। यानी कि जो भी इस वक्त पेंडिंग सियासी मामलात हैं जिनको हम अब आईनी मामलात कहेंगे, वो आईनी अदालत के सामने जाएंगे, जो कि हुक्मरानों के पसंदीदा जजेस, यानी कि वजीर आजम एक चीफ जस्टिस को नामजद करेंगे अपनी मर्जी के। अब बाकी जजेस सदर ममलकत उस बंदे से जिसको वजीर आजम नामजद करेंगे उसके मशवरे से लगाएगा, और
लेकिन यहां तक तो मजाक ठीक था, मजाक की अगली हद ये आई है कि ये कहा जा रहा है ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होगी। नाज़रीन, क्या ऐसा मुमकिन है? मैं आपके सामने चंद चीजें रखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में या अदालतों के बारे में आइन में या जो भी नई कानून साजी होती है वहां बाज़ औक़ात लिख दिया जाता है कि इस मामले को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, इसके बावजूद ये मामला अदालतों में जाते रहे हैं। मार्शल लॉ डिक्टेटर्स आते थे, वो ये कहते थे कि उनका जो ऑर्डर है वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, फिर भी अदालतों में चैलेंज होते थे। ये अलग बात है कि हमारी अदालतें मार्शल लॉ के साथ खड़ी होती रही हैं, उनकी तारीख कोई बहुत ही स्याह तारीख है उन अदालतों की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी मामला, किसी भी जगह पे कोई भी बात लिखी हो, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो 1973 के जो आइन, बुनियादी आइन है पाकिस्तान का, उसके तहत रियासत का एक सुतून है, सबसे बड़ी अदालत है। कोई भी केस, कोई भी मामला जो है वो उसके वो सुन सकती है, चाहे किसी भी जगह पे कुछ भी बात लिखी हो। बाद लोग हमारे अंदर वो मौजूद हैं जो जमहूरियत पसंद होने का दावा करते हैं, जो कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की बात को बड़े ही मज़हका खेल अंदाज में बयान करते हैं, जो कि मजाक कर रहे होते हैं। क्या मजाक कर रहे होते हैं मैं आपको बताता हूं। बहुत अच्छी मिसाल दी, बल्कि मैं वो बात कर देता हूं बजाय कोई लंबी तफसील करने के, सलमान अकरम राजा साहब ने, कि अगर ये पार्लियामेंट से मुराद कौमी असम्बली का फर्ज करें, उसका जो ऐवान ज़ेरी है पार्लियामेंट का, वो उसमें जिनकी अक्सरियत होती है वो हुकूमत बनाते हैं और मामलात ममलकत चला रहे होते हैं। अगर वो ये तरमीम कर दें आइन के अंदर कि ये जो 5 साल की मुद्दत है ये 5 साल की नहीं है, ये 15 साल की है या 20 साल की है, ये असम्बली कंटिन्यू करेगी, हम ही हुकूमत में रहेंगे, असम्बली कर सकती है ना। आइन की सरबलंदी या पार्लियामेंट की सरबलंदी की बात करने वाले जो दलील देते हैं वो यहीं से बात निकलेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की गलत तरमीम की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती। कैसे ये तरमीम कर सकती है पार्लियामेंट के जी हम जो है 20 साल तक कंटिन्यू करेंगे, जब आप मैंडेट ही 5 साल का लेके आए हैं। 5 साल कहां लिखा हुआ है? आइन में, बुनियादी डॉक्यूमेंट में, बेसिक बुक के अंदर लिखा हुआ है, जो कि दस्तूर साज असम्बली ने बनाया था। जब इलेक्शन हो रहे थे ये क्लियर था कि ये दस्तूर साज असम्बली होगी। 1970 में जब इलेक्शन हुए, जो कि मुल्क को नया आइन देगी, और यकीनी तौर पे उसने नया आइन दिया। जब भी आप एक नॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस से जाते हैं, और वो भी एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जबकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास, हमने खुद देखा मौलाना फजल रहमान के साथ मीटिंग और ये क्या सिलसिला चल रहा था, उसके बावजूद जब वो सिलसिला कामयाब नहीं हो सका, वो इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मामला तय नहीं हो सके, तो इन्होंने काजी फाइज ईसा के जरिए एक पुरानी पिटीशन आर्टिकल 63A, जो कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोकता है, यानी कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो फैसला करती है आइन में तरमीम के हवाले से, उसमें अगर कोई बंदा आइन में पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट करे तो उसको डी सीट हो जाना होता है और उसका वोट भी काउंट नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस फैसले को बदलने के लिए पहले ये फैसला बदला जाएगा, फिर लोगों की माओ बहनों को अगवा किया जाएगा, पीटीआई के लोगों पर तशद्दुद किया जाएगा, और उनको तोड़ के एक आइन के अंदर, हमारे आइन के अंदर एक तरमीम की जाएगी, जिसके जरिए ये समझते हैं कि ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत बना लेंगे, जिसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि पहले से है, जो कि रियासत का सतून है, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसमें अपील भी नहीं जा सकेगी। नाज़रीन, ऐसा हो नहीं सकता। बुनियादी तौर पे कियोस की तरफ धकेलने की भरपूर कोशिश है शरीफ फैमिली की, उनकी कोशिश है, और वो यही मशवरे साहब जीएचक्यू को दिए जा रहे हैं, और जीएचक्यू के नीचे आईएसआई उसी डायरेक्शन में चीजों को लेके जा रही है। एहतजाज की खबरें आ रही हैं पीटीआई की तरफ से, लॉन्ग मार्च की बातें की जा रही हैं। ये सारा मामला इस कियोस की तरफ धकेलने की स्ट्रेटजी है। खुदा करे कियोस की तरफ ना जाए। हकीकत तो ये है कि जब भी ये मामला आईनी और कानूनी तरीके से हल किया जाएगा तो बेहतर तरीके से हल हो सकेगा, मामला बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से दबाया जा रहा है, अगर एहतजाज हुआ तो मुल्क का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात।